कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गेश जायसवाल। चलिए शुरू करते हैं क्लास। थोड़ा सा 1-2 मिनट की विलंब हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। शुरू करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न आपके सामने है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की अगली सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं और इसे स्वयं देखिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। इस विकल्प में आपको ये बताना है किसमें से 4 नेता दिए गए हैं, कौन से 1857 की क्रांति के। उन चारों नेताओं में से सबसे पहले किस व्यक्ति ने अपनी बलिदान दिया? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जैसे जुड़ेगा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। कुंवर सिंह, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। जल्दी से कमेंट करके अपना जवाब देते रहिए। देखते सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो चलिए इसका उत्तर भी आपको पता होगा कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था। तो 29 मार्च, डेट आपको याद कर लीजिएगा, 29 मार्च 1857 को पहली बार मंगल पांडे ने गाय की चर्बी लगी हुई कारतूत को चलाने से मना कर दिया था और इन्होंने सबसे पहले इस 1857 की जो बिगुल है उसे बिगुल को बजाया था और सबसे पहले उसने बिगुल को फूका हुआ था। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? मंगल पांडे। तो कहां से? बैरकपुर। कहां से? बैरकपुर में। ठीक, तो यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? जी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। फिर 8 अप्रैल को फांसी में बलिदान देने वाले मंगल पांडे हैं। उसके बाद पहले मंगल पांडे, फिर तात्या तोप, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? तो जल्दी जवाब दीजिएगा। 1857 का विद्रोह सबसे पहले किन्होंने? जी हाँ, चलिए हम भी शेयर मार देते हैं, आप भी शेयर मार दीजिएगा। तो यहाँ पे है कि किसने किया था। सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान के कामगारों ने। इसका उत्तर आपको पता है। सबसे पहले सिपाहियों ने 1857 का बिगुल फूका था, उन्होंने बिगुल बजाया था। 1857 का जो विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था सबसे पहले 29 मार्च को। कब? अभी जस्ट हमने बताया कि 29 मार्च को बैरकपुर रेजिमेंट से किसने, अभी जस्ट पहले प्रश्न था, किन्होंने? मंगल पांडे। मंगल पांडे 29 मार्च कहां से बताइए? 34वीं रेजिमेंट, लिखना चाहिए, लिख लें, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से। जो बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट है उन्होंने सबसे पहले इस क्रांति की ज्वाला फूकी, उन्होंने आह्वान किया और अपने साथियों को बुलाया। मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट को गोली मार दी। मंगल पांडे को फिर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटाया गया और 34वीं रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया था। याद रखिएगा, 34वीं रेजिमेंट थी उसे भी भंग कर दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर ए विकल्प सही है, सिपाहियों ने। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए आज का जो प्रमुख हमारा प्रश्नोत्तर 1857 की क्रांति पर रहेगा और हमारा पूरा फोकस 1857 की क्रांति पर है। तो आप इस वीडियो को जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। इस समय आप यूट्यूब पे इलेनी विद दुर्गेश और फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश दोनों जगह देख रहे हैं। ठीक, तो बताइए क्या होगा? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इस विद्रोह का अन्य परिणाम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। अब कैनिंग वायसराय कहलाए। अब कैनिंग क्या कहलाए? लॉर्ड कैनिंग वायसराय कहलाए। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, इसलिए आप इसको लिखते चलिएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। इस समय आप फेसबुक पेज पे भी हमें देख रहे होंगे, वहां से भी आप इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
तो जवाब दीजिएगा इसका क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। क्या होगा चौथे का उत्तर, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को जो शक्ति का अंतरण था, हस्तांतरण हो चुका था। लिखना चाहे इसके बारे में दो शब्द लिख सकते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट की भारतीय बागडोर को सौंप दिया गया। इसके लिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। कौन, हम लोग इसे पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर मैं आज बता दे रहा हूं, 1858 पारित किया गया। अब भारत का शासन, अब जो भारत का शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नीति पर होने लगा, जिससे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। यहीं से भारत सचिव पद का सृजन किया गया। माने बागडोर किसके हाथ में, सीधा ब्रिटेन के हाथ में चली गई। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। इसकी सहायता से इंग्लैंड में एक परिषद का गठन किया गया। अब गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि, जिसे वायसराय बना दिया गया। ध्यान सुनिएगा, इसी से अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अगर यह पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद यह पद बदलकर किसमें, वायसराय में हो जाता है। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत या समस्या हो तो पूछ सकते हैं। यहां से मैंने कई की पॉइंट, कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए, जहां पे हमने ये देखा अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अगर लिखना चाहे कुछ यहां से की पॉइंट तो मैंने बता दिया। ठीक है, मैं प्रत्येक की पॉइंट को आपको लिखवाते चलूंगा जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसलिए हमारी वीडियो देखते समय कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि जो 1857 की क्रांति विद्रोह था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। डलहौजी, कैनिंग, एडनबरो, डिजरेली, किसने यह कहा था। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने। बताइए, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम इसको विस्तृत व्याख्या करते हैं। प्रतिदिन की तरह हम इस वीडियो को विस्तृत व्याख्या करेंगे। मैंने आपको हर एक तथ्यों से परिचित कराएंगे। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश व्यक्तियों में से डिजरेली ने स्वीकार किया। डिजरेली ने यह स्वीकार किया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने, डिजरेली ने स्वीकार किया था। जबकि लिखना चाहे लिख लें, फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड थॉमसन, आउट्रम, इन जो पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ रमेश चंद मजुमदार, सुरेंद्र नाथ सेन आदि जो भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक द्वारा छोटे स्तर पर विद्रोह के रूप में व्याख्या किया या बताया। ठीक, फिर इन सभी का मानना था कि 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना का भाव सैनिकों में था। माने सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था। इसके अतिरिक्त डिजरेली का साथ देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर आदि ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी। लिख लीजिएगा, डिजरेली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, क्योंकि प्रश्न वीर सावरकर का पूछा जाता है। इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्रह का नाम दिया। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्रह की संज्ञा दी या नाम दी। यह नाम आपको याद रखना होगा और मैं पढ़ाते समय बात नहीं करता, इसलिए मैं बात बाद में करता हूं, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम फिर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये काफी मजेदार प्रश्न आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए है। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए।
जल्दी बताइए, किसने वकालत की? चलिए, आप लोगों ने जवाब अपने नहीं दिए तो हम ही जवाब देते हैं। सर सैयद अहमद का सही जवाब, सर सैयद अहमद का सही जवाब। सर सैयद अहमद खान ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। सर सैयद अहमद खां 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन थे। कहां के? बिजनौर के, लिखना, बिजनौर के सदर अमीन थे। कौन? सर सैयद अहमद खां। उन्होंने इस विद्रोह के कारण का विश्लेषण अपनी पुस्तक NEG ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में किया है। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया? यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे मुझे तो सभी तथ्यों को लिखवाना चाहिए, लेकिन यहाँ लखनऊ की बात है इसलिए यहाँ पे लखनऊ के तथ्यों को बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के पैसे नहीं मिलेंगे, शेयर कर देंगे, अन्य सभी के पास पहुंच जाएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए अगर 6306344367 पे ऑनलाइन क्लास के लिए नोट्स के लिए व्हाट्सएप करेगा, वहां जानकारी मिल जाएगी। यहां भी केवल आप पढ़िएगा। देखिए 4 जून को किसने? हजरत महल, बेगम हजरत महल, 4 जून की बात है, 4 जून 1857, ऐसे 1857 की घटना है जिसमें हजरत महल ने क्या किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला और अपने अल्प वयस्क पुत्र विरजिश कादिर, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, विरजिश कादिर लिख लीजिएगा। इनके पुत्र थे, इनके पुत्र जो विरजिश कादिर को नवाब घोषित किया। क्या किया? विरजिश कादिर को नवाब घोषित किया और 1858 में कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। हजरत महल फिर नेपाल चली गई। किसने किया? फिर 1858 में, लिखना चाहिए लिख ले, 1858 में लिख लीजिएगा, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। कैंपबेल, किसने? कैंपबेल ने 1858 पे पुनः विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर कब्जा जमा लेता है और फिर बेगम हजरत महल नेपाल की तरफ प्रस्थान करती हैं, नेपाल चली जाती है। इस प्रकार लखनऊ का नेतृत्व हजरत महल ने किया था और जिस समय ये नेतृत्व कर रही थी उस समय अपने अल्प वयस्क पुत्र विरजिश कादिर को क्या बना दिया था? नवाब घोषित किया था लखनऊ का। ठीक, यहां से मैंने हर वो पॉइंट आपको बता दिया जो परीक्षा में पूछे जा सकते थे, जहां से परीक्षा में प्राय प्रश्न आने की उम्मीद थी, मैंने आपको बता दिया, हर एक की पॉइंट को बता दिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंगल पांडे ने 1857 को विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। क्या मजेदार प्रश्न है, मतलब बात को समझिएगा कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। प्रश्न देखिएगा, वास्तव में काबिल तारीफ है। आप जैसे जुड़िएगा अपने साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेरा ज्ञान का पिटारा उन तक पहुंच जाए। 29 मार्च, अभी मैंने पहले प्रश्न की शुरुआत की थी, 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, 34वीं रेजिमेंट, बाद में इस रेजिमेंट को बंद कर दिया गया, रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट कब? 29 मार्च, 29/3/1857 बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों से विद्रोह के लिए आह्वान किया था और इससे एकजुट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। तो पहली गोली कहां चलाई थी? बैरकपुर में। किसको मारा था? लेफ्टिनेंट बाग को मारा था। अब मेजर सार्जेंट ह्यूडसन ने गोली मारी।
और मेजर सारेंद्र रोशन को गोली मार दी, दोनों को। 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया। फिर आगे देखते हैं, 18 अप्रैल को मंगल पांडे को पुनः फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 को चढ़ा दिया गया फांसी पर। सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को गोली मारी थी। कहां पे? बैरकपुर में। यहां से कोई मन में प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं आ रहा हो तो हर की पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और साथियों को शेयर करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम क्या है? बताइए सही क्रम क्या है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, क्योंकि भी मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी व्याख्या किया और आप भी व्याख्या कर लीजिएगा। अच्छा 8 अप्रैल था, सॉरी 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल, ठीक है 8 अप्रैल। चलिए ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। सबसे पहले देखते हैं झांसी पे। झांसी में 5 जून, झांसी में 5 जून लिख लीजिएगा। झांसी में 5 जून रानी लक्ष्मीबाई ने शुरुआत की, आह्वान किया झांसी। फिर उसके बाद क्या है? मेरठ 10 मई, 10 मई यहां पे इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने विद्रोह किया। फिर आते हैं दिल्ली। दिल्ली में कब? 11 मई यहां पे थी बहादुर शाह जफर, 11-12 मई दिल्ली में, 11 कहीं 12 मई मिलती है। 1857 की बात है। किसने किया था? बहादुर शाह जफर। दमदमे अब खैर नहीं, दमदमे अब दम नहीं खैर मानो जान की, आ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान। फिर यहीं से आगे चलकर दिल्ली में ही 3 जुलाई को वक्त खाने किया था, वो बाद में बातें करें उनके बारे में। फिर बचता है बैरकपुर, तो 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने, 29 मार्च को बैरक में क्या मंगल पांडे ने, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने आह्वान किया था। अब क्रम लगा दीजिए, कौन सा क्रम आएगा? 29 मार्च, 10 मई, 5 जून, 11 मई, 5 जून, DBC, ये चौथा सही है आपका, विकल्प चौथा सही है। चौथा क्या है? विकल्प सही है। तो ठीक है, अब इसको जुड़ते रहिएगा, सभी साथियों को शेयर करते रहिएगा। यहां पे मैंने आपको बता दिया। दिल्ली का बहादुर शाह जफर 11-12 मई को लगभग, बाद में 3 जुलाई को वक्त खां करते हैं। झांसी में 5 जून को लक्ष्मीबाई, मेरठ से भारतीय सेना, बैरकपुर से मंगल पांडे। नाना साहब का दूसरा नाम बताइए, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? देखते हैं सबसे पहले कमेंट करके कौन जवाब देता है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा बेशक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। और पेशवा बाजीराव के द्वितीय दूसरे दत्तक पुत्र नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था, इन्होंने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर इन्हें मार डाला गया। कहां पे? लिख लीजिएगा, चौरी चौरा में। इन्हें कानपुर में चौरी चौरा है, चौरी चौरा में इन्हें मार दिया गया था। चौरी चौरा, बाद में इन्हें चौरी चौरा मार, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाद में इन्हें चौरी चौरा में मार भी दिया गया था। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत या समस्या? आगे देखते हैं। यहां पे 1857 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काली हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काली हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन दरबार गया था? महात्मा गांधी का तब जन्म ही नहीं हुआ था, ये तो गलत है। नहीं हो गया था ना? नहीं जन्म, हाँ जन्म हो गया 69 ना, हाँ जन्म हो गया था, सॉरी जन्म हो गया था, बेचारे वो छोटे थे। तो महात्मा गांधी होगा नहीं, महात्मा गांधी होगा नहीं। देखिए 1877 में आयोजित इंपीरियल दरबार में हाथ से काली हुई रुई से बने कपड़े पहनकर गणेश वासुदेव जोशी शामिल हुए थे। उन्होंने इस दरबार में पूना
सार्वजनिक सभा की ओर से अपने विचार साधारण शब्दों में, बात 3 बार लगाते, इसको लिख लीजिएगा। जो भारत है इंपीरियल दरबार 3 बार लगाया था, लिखना चाहते लिख ले, 3 बार भारत इंपीरियल जो दरबार है वो अभी तक 3 बार लगाया था। और गणेश वासुदेव जोशी 1877 में पूना की को तरफ से अपना सार्वजनिक सभा, पूना की सार्वजनिक सभा की ओर से अपने विचार को साधारण शब्दों में रखा था। गणेश वासुदेव जोशी एक वकील थे, समाज सुधारक तथा पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक इन्हें अपना वैचारिक पथ प्रदर्शक मानते थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक इन्हें से गणेश वासुदेव जोशी को अपना वैचारिक पथ प्रदर्शक मानते थे। ठीक, यहां से अगर आपको कोई समस्या आई हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने आपको प्रयास किया कि आपको तथ्यों से, इसके प्रश्नों के तथ्यों से अवगत कराया जाए। यह पूरी तरह से क्लास लाइव चल रही है, आप हमें लाइव देख रहे हैं। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बताइएगा, किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जय हे, राष्ट्र जागृत, भारत विधाता, मातृभूमि। आइए आज राजस्थान के बारे में थोड़ी सी बातें हम आपको बता देते हैं। जी, आप लोग के जवाब एकदम सही आ रहे हैं, एकदम सही जवाब, एकदम राइट जवाब। देखते हैं फेसबुक पे भी कितने लोग लाइव हैं। जी, आपकी संख्या 7 ही लोग हैं। अगर आप लोग शेयर कर देंगे फेसबुक पे तो और लोगों के पास पहुंच जाएगी। सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ये तो स्टडी मैटर है तो सभी के पास जाएगा, सभी लोग पढ़ लेंगे। देखिए, जनगण मन जो है सबसे पहले भारत विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रचा है। ये गीतांजलि में वर्णित है जिसे भारत का पहला साहित्य का नोबेल मिला। सर्वप्रथम 27 दिसंबर को, लिखना चाहे लिख ले, अलग अलग जगह थोड़ा बहुत डेटा में त्रुटि मिल सकती है। 27 दिसंबर 1911 में, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे 2 भाषा, बंगाली और हिंदी में गाया गया था। कितने में? बंगाली और हिंदी में गाया गया था। बंगाली और हिंदी में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? पहली बार, कई अलग अलग जगह थोड़ा सा मिल सकता है, 27/12/1911 को गाया गया था। किसमें? कलकत्ता के अधिवेशन में। लिखना चाहते लिख लें, कलकत्ता के अधिवेशन में। इस राष्ट्रगान में पूरे 5 पद हैं। इस राष्ट्रगान में पूरे 5 पद हैं और हम प्रथम पद की 13 पंक्तियां को 52 सेकंड में गाते हैं। शायद आपको पता नहीं था, ये जान लीजिएगा। राष्ट्रगान के 5 पद होते हैं और हम प्रथम पद को गाते हैं। प्रथम पद में 13 पंक्तियां होती हैं। इन 13 पंक्तियों को 52 सेकंड में गाते हैं। कितने में? 52 सेकंड में गाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित इस गान को सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। आगे चलकर हमारी सरकार, भारत सरकार 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में इनकी 13 पंक्तियां, जिसे गाने का 52 सेकंड समय है, उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया या स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देकर तब हम आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था जहां पे 27 दिसंबर 1911 को यह बंगाली और हिंदी दोनों भाषा में गाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप कभी कभी दिक्कत ये होता है कि जब हम लाइव आते हैं उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती। उसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश के साथ, जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश के साथ। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश को स्वयं लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, इन्वाइट भी करिएगा। यहाँ पे है
कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ? मैं इसके बारे में पूरी विस्तृत बात बताऊंगा, जितनी मुझे ज्ञात है वो मैं बता दूंगा। देखिए, कभी कभी टाइम देने के बाद विलंब हो जाता है, क्योंकि एक बार हमें होमवर्क करना पड़ता है इन प्रश्नों का। कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी समय से आते हैं, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए 10-5 मिनट देरी हो जाती है, तो घबराया ना करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लास नोट्स उपलब्ध है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? इतना ही नहीं पढ़ना है, आप दुर्गेश सर की क्लास पढ़ रहे हैं, यहां पे हम इस प्रश्न की पोस्टमार्टम करेंगे। कांग्रेस के 22वां अधिवेशन था, ये कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। कौन था? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब पूरा क्रम से बताएं। मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाएगा। यह कांग्रेस का 1906 का 22वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? यह अधिवेशन जो था 22वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। लिख लीजिएगा, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, जो यह कांग्रेस का 1906 का 22वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। मेरी पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी जीएस पढ़ा रहा हूं। ये नाम का केवल प्रश्न होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है आपको सामान्य ढंग से परिचय कराना। मैं पूरी बात बताता हूं, उत्तर तो बाहर में जाए, उत्तर नहीं पढ़ना है, हमें प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना है। हमने ये देखा कि 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कौन सा था? 22वां अधिवेशन था। दूसरा प्रश्न बना कि उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। फिर से एक प्रश्न और बना कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पहली बार स्वराज की मांग 22वें अधिवेशन में किया गया था। आगे देखिएगा, इस अधिवेशन में उस समय जो सांप्रदायिक दंगा एवं क्रांतिकारी आंदोलनों तथा उग्रवादियों में लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया था। माने पहली बार इस अधिवेशन में जो उदारवादी विचारधारा के थे, उनमें क्या होता? उनका जो प्रभुत्व था, उनका जो प्रभाव था, वो धीरे धीरे कम होता गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत विभाजन 1907 की नींव यहीं से पड़ी। माने जो सूरत का विभाजन हुआ, सूरत विभाजन जो हुआ था, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसकी जो नींव पड़ी थी वह यहीं से पड़ी थी। किससे? 1906 के 22वें कांग्रेस के अधिवेशन से पड़ी थी, जिसमें गरम दल बाल गंगाधर लाला लाजपत राय ने को अपना अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते थे। जिसमें गरमपंथी बाल गंगाधर या लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते थे, और जबकि नरमपंथी कांग्रेस के डॉक्टर रास बिहारी घोष, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जबकि नरमपंथी के डॉक्टर रास बिहारी घोष को यह पद देना चाहते थे। अंत में दादा भाई नौरोजी सर्वसम्मानित से इसके अध्यक्ष चुने गए। यही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ। यहां पे 2 प्रस्ताव पारित हुए, लिख लीजिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन तथा राष्ट्रीय शिक्षा में समर्थन प्रस्ताव यही पारित हुआ। यही मतलब इस अधिवेशन में। अब यह अधिवेशन कहां हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए। तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। बताइए, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर कहें तो एक बार मैं इस सारे प्रश्न को, उत्तरों को और दोहरा दूं। अगर आप कहें तो मैं दोहरा देता हूं। देखिए, मेरा जो लाइव आने का उद्देश्य केवल हमें वो शब्द, हमें केवल प्रश्न की व्याख्या नहीं करना है, हमें पूरा इसको तोड़कर आपको बताना है। जैसे 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, चौथा अधिवेशन था, 22वां। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दादा भाई नौरोजी। ये चौथा था, 22वां था। कहां हुआ? कलकत्ता में हुआ। यहां पे क्या हुआ? गरमपंथी नरमपंथी दल में विवाद उत्पन्न हुआ। इसके अनुसार सर्वसम्मानित से दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष चुना गया। सूरत विभाजन 1907, यहीं से नींव पड़ी। और यहीं पर हमने देखा कि 2 बड़े प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया।
अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण में। जवाब दीजिएगा जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले आप लोगों में से कौन जवाब देता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने सभी साथियों को बताइएगा। शेयर भी कर देंगे तो और लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम इस प्रश्न को विस्तृत व्याख्या करते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। पहले मैं आंसर बता दूं कि पहले मैं इसकी व्याख्या देता हूं, तब मैं आंसर बताता हूं। देखिए, जब कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब की थी? 20 जुलाई 1905 को। लिख लीजिएगा, 20 लिखते चलिएगा, 20 जुलाई को। कब? 1905 को। किसने? कर्जन ने। किसने किया? बंगाल विभाजन कर्जन ने। लिख लीजिएगा, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसका परिणाम क्या निकला? 7 अगस्त 1905 को। इसका परिणाम क्या निकला? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ध्यान से रखिएगा, 7 अगस्त 1905 लिखना चाहिए, लिख ले। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ तो क्रांतिकारियों में यह शोक के दिन के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, अब एक प्रश्न यहां से और बना, बंगाल विभाजन पूरी तरह से कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। लिख लीजिएगा, 16/10/1900 लिखते चलिएगा, 16/10/1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को विधिवत रूप से जब बंगाल विभाजन हो गया, इस दिन जो भारतीय आंदोलनकारी थे, जो उन्होंने इसे काला दिवस या शोक दिवस के रूप में मनाया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम गीत गाया गया। क्या गाया गया? वंदे मातरम गीत गाया गया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य गीत बना। फिर क्या हुआ? आगे चलकर क्या हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन की एक मुख्य गीत बन गया। फिर आगे देखा गया कि स्वदेशी आंदोलन में भारत में ब्रिटेन के लिए लिवरपूल और मैनचेस्टर में बने कपड़ों का बहिष्कार भारतीय द्वारा किया गया तथा खादी को बढ़ावा दिया गया। तो सबसे बाद यहीं पर भारतीयों के जो हाथ के बने कपड़े थे उनको बढ़ावा दिया गया। ब्रिटेन के लिवरपूल और मैनचेस्टर के बने कपड़ों का बहिष्कार पहली बार भारत में किया गया। इस प्रकार अब हमें जल्दी से जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरोध में। अब यही निकला कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की बात कही। फिर आगे चलकर देखते हैं, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। लेकिन जब विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजित हुआ, उस समय हमारे आंदोलनकारियों द्वारा यह इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हमने मैनचेस्टर और लिवरपूल के बने कपड़ों का बहिष्कार किया और भारतीय द्वारा हाथ से बनाए गए कपड़ों को क्या किया गया? हम स्वदेशी कपड़ों का सबसे पहले हम लोगों ने बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार इसका उत्तर यह हुआ। लेकिन इतनी की पॉइंट निकली। अगर हम ये पूछे, फिर यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य गीत बना भारत में, बाद में आगे चलकर। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया? बताइए, कौन सा ऐसा पहला भारतीय था जिसे पहली बार
ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया। कितने लोग लाइव हैं फेसबुक पे यार? अच्छा, फेसबुक पे बड़े कम लोग हैं। चलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा बाकी लोग को, अपने अपने सभी साथियों को। देखिए पहली बार दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए संसद चुना गया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, महान वृद्ध पुरुष। इन्हें महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, महान वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। चौरी चौरा नहीं, मतलब कानपुर के, जी वो चौरी चौरा वाला बात तो समझो कानपुर के थे, वहां मैंने बताया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा साधारण सा है। इसके बारे में कल की अगर क्लास आपने पढ़ी होगी तो शायद आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। मैंने बताया था कि उनको कैसे मारा गया था, कहाँ के थे वो कानपुर के थे जिन्हें चौरी चौरा में मारा गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। 28 दिसंबर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई। इसके जनक ये हुए। यहाँ पे एक प्रश्न पूछेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी लिख लीजिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए, ठीक है, हो सकता है यही डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछ लिया जाए, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके हौसला अफजाई की वजह से मैं और मेहनत कर पाता हूं। आपका आवश्यकता यह है, आप मुझे कुछ दे या ना दे, आपका जो हौसला बढ़ाने का तरीका है उससे मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं और करता भी हूं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आइए मैं इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा। मैं इस प्रश्न की एक विस्तृत व्याख्या करूंगा। मेरा उद्देश्य यह नहीं होता हम इस प्रश्न को ही व्याख्या करें, मेरे पास जो भी ज्ञान होगा मैं आपको देना जरूर चाहूंगा। इसलिए आप भी खुद देखिएगा, शेयर करिएगा। और मैं जो प्रश्नों की सीरीज लाता हूं ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है। ये भारत के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है जहां पे सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया गया है, चाहे सुपर टेट हो, बीईओ हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो या और कोई भर्ती परीक्षा एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जहां पे जीएस होगा, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? सही बताया आप लोगों ने, एनी बेसेंट। आप लोग के जवाब सही हैं, एनी बेसेंट। लेकिन कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। कब बनाया गया? 1917। कहां पे? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? यह 32वां अधिवेशन था, लिख लीजिएगा। कलकत्ता के या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 32वें अधिवेशन में 1917 में कलकत्ता में पहली बार महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया। यहां तक समझ में आया? 32वें अधिवेशन में 1917 में भारत की पहली महिला, किसको? एनी बेसेंट को क्या बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न क्या मिला हमें कि कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कब हुई? 1917 में हुई। कहां, किस अधिवेशन में? कलकत्ता के। कौन सा अधिवेशन था? 32वां। आगे लिखिएगा। 1896 में, और कुछ बातें इनके बारे में लिख लीजिएगा, इनके एनी बेसेंट जी के बारे में। 1896 में, आइए इनके बारे में बता देते हैं कुछ और तथ्य। 1896 में आयरलैंड की
थियोपिस्ट सोसाइटी एनी बेसेंट भारत आई थी। कहां से आई थी? आयरलैंड की थियोपिस्ट से भारत आने वाली ये महिला थी। प्रथम विश्व युद्ध भारत में जब चल रहा था, प्रथम युद्ध दुनिया में चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कब? 14 से 18 तक। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु उन्होंने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल, आयरिश क्योंकि आयरलैंड की थी, आयरिश होम रूल लीग के नमूने को भारत में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। किसने? एनी बेसेंट जी ने, जिनमें बाल गंगाधर तिलक ने उनकी मदद की। माने जो होम रूल लीग का आंदोलन प्रारंभ करना चाहा, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने इनकी मदद की। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। लिख लीजिएगा, कब? 1916 में। कहां? मद्रास में क्या किया? होम रूल लीग की स्थापना किया। लिख लीजिएगा, कहां? 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने की घोषणा की। किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की। कहां की थी? ये आयरिश की थी, आयरलैंड की थी। और फिर हमने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा, मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे जवाब देंगे। क्या आपसे मैं प्रश्न पूछूं, आप जवाब देंगे? भारत की कौन सी ऐसी महिला थी, मतलब भारत की कौन सी भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम भारतीय महिला, भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी? प्रथम। जी हां, सही जवाब सरोजिनी नायडू। सही जवाब सरोजिनी नायडू, एकदम सही जवाब है आपका, सरोजिनी नायडू। तो यहां से आज हमने कई प्रकार के प्रश्न, देखिए हमारा प्रश्न तो था, हम चाहते तुरंत कहते हैं इसका उत्तर ये है, आगे बढ़ो, लेकिन हम ये क्या करते हैं? हम आपके पूरे तथ्यों की व्याख्या करते हैं। हम ये चाहते हैं कि यह आपके सामान्य अध्ययन की तरह हो जाए, जैसे आप सामान्य अध्ययन को पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग की शिकायत होती है क्लास की टाइमिंग नहीं पता आप चल पाती, तो उसके लिए टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि वहां पे हम आपको नोटिफिकेशन देकर तभी क्लास शुरू करते हैं, बल्कि 10-5 मिनट विलंब भी हो जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, काफी की पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप लोग को जुड़ना है तो उसके लिए आप 6306344367 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को सभी साथियों को शेयर करिएगा, स्वयं इनवाइट करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बनाया गया है ताकि आप का जो कीमती समय है सोशल मीडिया पे जो चैटिंग पे जाता है, उस समय का सदुपयोग कर सके और आप कुछ गहन अध्ययन कर सके। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके लिए बनेंगे। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? जल्दी बताइएगा, कब दिया था? कब दिया था? अगर मैं पूछूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था, तो कब दिया था? एक प्रश्न आया, कब? चंपारण आंदोलन। कब? चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद। कब? लिख लीजिएगा, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी को क्या किया था? महात्मा की उपाधि दी थी। यह समस्या क्या थी? 1917 में 3 कटिया, लिख लीजिएगा, 1917 में लिखना हो भाई लिख लीजिएगा, 1917 में 3 कटिया। और ये गांधी जी की यह पहली आंदोलन भी थी, ये भी जानते रहिएगा, ये इनकी पहली आंदोलन भी थी। कहां से? वहां से आने के बाद, अफ्रीका से आने के बाद। अगर एक प्रश्न देखा जाए, राष्ट्रपिता किसने कहा था? अगर यहां से प्रश्न होता कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था?
राष्ट्रपिता किसने कहा था महात्मा गांधी को? ये भी प्रश्न यहां से और बनेगा। जैसे यहाँ पे महात्मा बना, वैसे अगर यहाँ कह देता कि मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तब क्या करते? सुभाष चंद्र बोस, सही जवाब। तब आपका उत्तर होता सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि बापू किसने कहा? बापू किसने कहा था? सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी को बापू किसने कहा? देखिए, बापू किसने कहा, क्योंकि मैं आपको प्रश्न को तोड़ तोड़ कर बताऊंगा ताकि परीक्षा में कोई गलती न हो। या 1000 गलतियां माफ है, परीक्षा की एक एक गलती सजा योग्य होगी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो जल्दी से बताइएगा, उन्हें बापू कौन कहा था? तो बापू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बापू कहा था। आज हमने क्या क्या सीखा? जी हाँ, चलिए हम मेहनत करते, कम से कम इस बहाने आप भी तो मेहनत करते हैं। हमने क्या क्या सीखा, आइए हम जानते हैं। हमने यह देखा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा, तो पता चला रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन 1917 के तिनकटिया समस्या की सफलता के लिए पहली बार उन्हें महात्मा कहा। फिर आगे देखे कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा, नेहरू ने उन्हें बापू कहा। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या या पढ़ाने में कोई कमी आ रही है? अच्छा ये बताइए, आप लोगों की संख्या इतनी कम क्यों रहती है? क्या पढ़ाने में कोई कमी रहती है क्या? अगर कोई कमी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कमी लगती हो कि नहीं दुर्गे सर सही नहीं पढ़ाते, इनका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, या ये केवल विकल्प को बताते हैं, अगर ऐसी कोई भी बात है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। लेकिन बस ये रहता है कि संख्या आपकी लगातार कम रहती है। मुझे खुद से आश्चर्य होता है, आखिर क्या ऐसी कमी रहती है मेरे मेहनत में जिसकी वजह से आपकी संख्या इतनी कम रहती है? अगर कोई रहे तो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि देखते हैं और लोग आते हैं पेज लगा के बताते हैं फला को उत्तर, ये फला को उत्तर है, वहां लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। फिर मेहनत से जान लगा के बताया जाता है। पता है, इस एक क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे 5-5 मिनट इस क्वेश्चन का अध्ययन करना पड़ता है, तब मैं आज आपके सामने बता सकता हूं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझेंगे। मैं इसके लिए कितना होमवर्क करके तब मैं आपके सामने आता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था। अभी कुछ देर पहले मैंने इसका बताया। देखिए, मैं कहता हूं कि मैं आपको जब व्याख्या देता हूं तो पूरी तरीके से तोड़कर व्याख्या देता हूं। मैं पूरा तोड़कर व्याख्या करता हूं ताकि कोई प्रश्न गलत ना हो। मेरे पास जितना ज्ञान का है मैं उससे ज्यादा दूंगा। मैं अपना हर एक मिनट आपको दूंगा, बस आप सिलेक्शन के करीब पहुंचे, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। बताइए इसका क्या होगा? 1905 का मैंने पढ़ाया, कुछ देर पहले बताया 16 अक्टूबर 1905। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन पारित हुआ, जिस दिन हमारे देश के आंदोलनकारियों द्वारा इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया था। क्या दोनों भाग आपको पता है? बंगाल विभाजन 2 भाग कौन से थे? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, यार मैंने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, लॉर्ड कर्जन, अभी कुछ देर मैंने पहले बताया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन मैंने भी बताया था। देखिए, इसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बांटा गया। लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा पूर्वी बंगाल, लिखिएगा पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या क्या था? असम, लिख लीजिएगा। इसे बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला लिखिएगा पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल, एक तरह से कह सकते हैं। लिखिएगा पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या क्या था? असम, पूर्वी बंगाल के कुछ राजशाही, ढाका एवं चटगांव, लिख लीजिएगा। जब बंगाल विभाजन हुआ, इसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत असम, पूर्वी बंगाल के कुछ राजशाही हिस्से, ढाका वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी, चटगांव जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख थी। एवं पश्चिमी बंगाल जो था उसके अंतर्गत क्या आया? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत 3 आए, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ 40 लाख थी। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। किसने बांटा? लॉर्ड कर्जन ने। बाकी इसकी व्याख्या हमने इसके पहले प्रश्नों में कर दी है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? अगर कोई कमी लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? बताइए। मैं यहां से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हर एक टॉपिक क्लियर करूंगा। आपको मैं किसका उत्तर नहीं बताऊंगा भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव ह्यूम था, बस इसका सही जवाब है। बस इतने से काम नहीं चलेगा। इतना तो कोई भी बता देगा, यहां कोई भी खड़ा होगा रट कराएगा बता देगा, लेकिन नहीं, तथ्यों को हल करना, तथ्यों को हल करना वो सबसे बड़ी बात है। आइए इसके बारे में लिखते हैं। आइए कापी कलम लीजिए, लिखेगा एओ ह्यूम, लिख लीजिएगा एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। 1885 में पूना अखिल भारतीय कांग्रेस के संस्थापक, पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस प्रमुख थे। कौन कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस प्रमुख थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था इसकी पहली अध्यक्षता, जिसमें लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। पहले अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़, उसके लिए माफी चाहते हैं। जिसमें उन्होंने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था या हिस्सा लिया था। ठीक, यहां पे प्रश्न और आपका बनेगा, मैं इसमें से बता दूं अगर आपको कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। यहीं से लिख लीजिएगा, कादम्बिनी गांगुली 1890, कादम्बरी गांगुली, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताने जा रहा हूं। कादम्बरी गांगुली 1890 में पहली बार कांग्रेस को संबोधित यहीं से किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक यहीं से मतलब 1890 से भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता प्रारंभ हुई। पहली बार कहां से? कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली ने 1890 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब पहली बार संबोधित किया तो वहीं से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि आपको देखने को मिला आयरिश महिला से और सरोजिनी नायडू से मिला। अभी ऊपर हमने देखा था एनी बेसेंट और से भी मिला, अभी कुछ ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एओ ह्यूम होगा, और हमने पूरा तोड़कर बता दिया ताकि किसी प्रकार का अगर प्रश्न आए। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना गहरा क्या टेट में पूछेगा, जी मैं बताते समय आपको व्याख्या कर दे रहा हूं, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न इस बार इतना खतरनाक आया था यूपीटीटी का कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में चाहे वो सुपर टेट अपर प्राइमरी हो, चाहे वो बीईओ हो, अंदर से डर लगता है, क्योंकि हम इतना पढ़ते हैं तो हमें इतना सा याद होता है। ठीक, समझ में आया? हम लोग इतना सा पढ़ते हैं तो हम लोग क्या होता है, इतना सा याद होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहां से हम लोगों ने देखा कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किससे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा, भारत का किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था,
कुछ देर पहले हमने पढ़ा था भैया। आइए इनके बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी, उत्तर हम बता देते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। इनके बारे में अगर जानना है, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये उदारवादी दल के ओर से ब्रिटिश के संसद चुने गए। तभी प्रश्न आया था कि भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया। एक प्रश्न यहां से और बनेगा कि कौन प्रथम व्यक्ति है जो ब्रिटेन संसद का पहला सदस्य चुना गया? तो दादा भाई नौरोजी। 1852 में स्थापित हुई बंबई की पहली राजनीतिक संस्था बंबई एसोसिएशन का श्रेय इन्हीं को है। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो 3 प्रश्न यहां से आपके बन गए। ठीक है, धन निष्कासन, ब्रिटिश संसद में पहले भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी यहां से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से निकट आ गए। कहां आ गए? बताइए जल्दी से। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथियों को, सभी ग्रुपों में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को बताइएगा, अपने सभी ग्रुपों में लिखिएगा कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, इस सीरीज को पूरा देखें। धन निष्कासन की चलिए बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे खड़े हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब तो इस तरह नहीं दे सकता। देखिए यहां पे आते हैं। कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन हुआ 1916 में, लखनऊ में आयोजित किया गया। 1617 में जो लखनऊ में कांग्रेस का 32वां आयोजित किया गया था, इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। मजूमदार, इसका उत्तर होगा लखनऊ, लिख लीजिएगा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार थे। यह 1916 में 32वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से? देखिए, गद्दार पार्टी मत पढ़ लीजिएगा, गदर पार्टी। बता दीजिएगा। देखिए, मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं कभी ये नहीं सोचता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि हम आपको पूरी सामान्य अध्ययन जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपके सामने रख दूं। इसको तैयार करके तब मैं आपके सामने आता हूं। समझिए, इसको मुझे कितना समय लगता है। मैं आपके लिए मैटर इकट्ठा करता हूं, तब आपके बीच लाइव होता हूं। और आप लोग शेयर करने से डरते हैं कि आपको लगता है आपके पैसे कट जाएंगे। लाइक नहीं करते कि आपके पैसे कट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पैसे नहीं कटेंगे ना, मुझे पैसे मिल जाएंगे। लाला हरदयाल, सही जवाब, लाला हरदयाल। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट लिख देते हैं। लिखेंगे, पैसिफिक कास्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना। पैसिफिक लिख लीजिएगा, लिखेगा पैसिफिक कास्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना लाला हरदयाल सिंह द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में सोहन सिंह भाकना के साथ मिलकर 1913 में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरभा, अब्दुल हाफिज मोहम्मद, बरकतुल्लाह, रासबिहारी बोस इसके प्रमुख नेता थे। ये भी पूछता कौन कौन प्रमुख नेता थे? बाबा गुरदीत सिंह 1914 की कोमागाटा मारू घटना के मुख्य व्यक्ति थे। वैसे काफी डीप हो जा रहा है, चलिए इतना डीप में नहीं बताएंगे। ठीक है, जाने दिया, और बात की चीजें थी।
सोहनलाल भाकला, मोहम्मद बकताल, बाबा गुरदीप सिंह इनके प्रमुख सदस्य थे। ये संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। बस यही बताना था। बहुत डीप में हो जाएंगे तो आप भी गाली देंगे। आगे बढ़ते हैं। गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आए, जो कब हुआ? कब सामने आए? देखिए, इससे अपने सभी साथियों को, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है, मैं जो भी नोटिफिकेशन होगा, मैं जो भी चीजें होती है न्यूज, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। कोई पोस्ट हुआ, कोई बातें बतानी हुई, मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा, दुर्गेश से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां जुड़िएगा। फेसबुक पेज लेनी भी दुर्गेश, स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इन्वाइट करिएगा। ये मैंने आपके लिए फेसबुक पेज बनाया है कि हर जगह पढ़ते रहिए। अगर फेसबुक चला रहे, चैट नहीं करिए, पढ़िए। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप शेयर करिए। माने जब तक सिलेक्शन ना हो, आप हर जगह आपको इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, रीजनिंग, जीएस, समसामयिकी वही दिखना चाहिए, वही दिखना चाहिए बस। और हम ये सोच रहे हैं तो आप भी सोचिए। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर और नोट्स भी उपलब्ध है। अगर आपको लगता है बेहतर तो जुड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 सूरत में हुआ था। ये 1907 में हुआ था। कौथा हुआ था? 23वां हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। ठीक है, आइए इतनी बातें जान लेते हैं। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 का सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। इतनी बात आपको क्लियर हुआ? क्या क्या 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 23वां अधिवेशन था। कहां हुआ था? सूरत में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कौन था? रास बिहारी बोस था। रास बिहारी बोस जी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में बट गया। यही सब जानते हैं। कांग्रेस जो है गरम और नरम दल के बीच 1907 से क्या हुआ? बट गया। 1907 से कांग्रेस नरम दल और गरम दल में मिल गया। बाद में आगे भी कुछ देर पहले हमने देखा कि 1916 में, फिर आगे देखते हैं कि 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में यह दोनों फिर आपस में मिल जाते हैं। 1907 में अलग होते हैं और 1916 में फिर लखनऊ के अधिवेशन में मिल जाते हैं। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या कि 1916 में आगे जाकर फिर ये मिल जाते हैं। तो दोनों बात याद रखिएगा, कब अलग होते हैं, कब मिलते हैं। यहां से कई प्रश्न बने, कई प्रश्न आपके लिए बने। सोचिए, हम आपके पास जो प्रश्नों की सीरीज लाए वो कई खंड में लेकर आए, कई तोड़ में लेकर आए। अगर आपको ये सोचता है दुर्गेश सर केवल प्रैक्टिस सेट कराते, जी नहीं, हम आपको पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ाते हैं, पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ाते हैं, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या मिल जाते हैं इसके ऊपर अभी मैंने प्रश्न बताया। अगर आप लेट से आए हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा, प्रारंभ से देखिएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लीजिए भैया, अभी जस्ट बताए, तुरंत आ गया। अभी बताएं, जस्ट 1916 में हुआ। कहां? लखनऊ अधिवेशन में। मतलब अभी मैं बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं आपको पूरी जीएस पढ़ा रहा हूं, पूरा जीएस। लेकिन फिर भी आपकी संख्या पता नहीं क्यों कम रहती है। देखते हैं किस दिन आपकी संख्या 5000 के पार होती है। देखते हैं कब 5000 होती है। आपको खुद इतना शेयर करना चाहिए, इतना शेयर करना चाहिए कि आपकी संख्या कम से कम 5000 हो। देखते हैं वो दिन कब आते हैं जिस मेहनत का नतीजा 5000 में बदलेगा। देखिए, 1916 में कहां पे हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें मुस्लिम लीग लखनऊ में हुआ। इसमें समझौता होता है कांग्रेस लीग और में लखनऊ मुस्लिम लीग में, दोनों में समझौता होता है। और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। यही सब बात है और विशेष कुछ है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। दादा भाई नौरोजी को स्वराज का अर्थ क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, स्वराज का अर्थ क्या है? थकावट लग जाती है यार, चिल्लाना पड़ता है तो लगातार इतना, बिना खाए पिए हालत खराब हो जाती है। उफ। बताइए, क्या होगा?
ये बताएंगे आप लोग। चलिए अच्छी बात है। चलिए देखते हैं दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। यहां पे मैं आपको स्वराज का अर्थ पहले बता दूं, उसके बाद मैं इससे बढ़ता हूं। आर्थिक स्वतंत्रता था, इसके बारे में हम पूरी विधिवत बातें कर लेते हैं। हर एक टॉपिक को बताएंगे क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज या स्वशासन का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता से था। किससे था? आर्थिक स्वतंत्रता से। स्वराज या स्वशासन, इसे एक नाम इन्होंने और दिया था स्वशासन। ध्यान से लिखिएगा, इन्होंने इसका नाम दिया था स्वशासन, जिसका अर्थ होता था आर्थिक स्वतंत्रता। किसके अनुसार? इनके अनुसार मैं बता रहा हूं, दादा भाई नौरोजी के अनुसार। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने, कब? 1866 में लिख लीजिएगा भैया, नहीं कहेंगे कब हुआ। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहां पर? लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। किसका किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के लोगों में समस्याओं से ब्रिटेन को अवगत कराना था। जो भारत की समस्या थी उसे ब्रिटेन को अवगत कराना था। इन्होंने ब्रिटेन सरकार की आर्थिक शोषण जो नीति थी उसको सार्वजनिक किया तथा अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, पॉवर्टी एंड, लिखिएगा तो ये परीक्षा प्रश्न पूछता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसमें प्रस्तुत की? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक विकास भारतीय उत्पादन का वह हिस्सा था, आर्थिक विकास भारतीय उत्पादन का वह हिस्सा था जो जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था। जो जनता थी उनके उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं था। राजनीतिक कारणों में जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, माने वास्तव में किसकी ओर होता? अंग्रेज की ओर हो रहा था। इसके बदले भारत को कुछ मिल नहीं रहा था तथा उन्होंने इंग्लैंड को अन्य राष्ट्रों की तरह स्वशासन की मांग की, स्वशासन की मांग की। इस प्रकार उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की मांग की। यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? नहीं समस्या है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा, ठीक है? मेमोरी अच्छी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरी आपकी भी अच्छी होगी। जब आप प्रतिदिन अपना बेस्ट देंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी नहीं आपकी मेमोरी बहुत बेहतर होगी। इस बात को मानिए, आप स्वीकार करिए, अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिए। देखते हैं कैसे आपकी मेमोरी बेहतर नहीं होती, ठीक है? दुर्भाग्य था, नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ लेके चली गई। कभी हम भी आईएएस मेंस लिखे 16-17 का, MPPCS का मेंस लिखे, लेकिन आज जिंदगी बदल चुकी है। आज हम आपके बीच टेट सीटेट सुपर टेट BEO खेल रहे हैं। तो ये जिंदगी की उड़ान है, कहां से लेकर कहां तक पहुंच जाए। तो यहां पे देखिए कोई कमेंट कर रहा है PM और CM की सैलरी। तो PM की सैलरी वही होती है जो एक सांसद की होती है, और CM की सैलरी वही होती है जो एक विधायक की होती है, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? सही है, जॉर्ज यूल। आइए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। यह कौथा था 1888 का। कौन था? 1888 का हुआ। कहां हुआ? इलाहाबाद में हुआ। अधिवेशन का हुआ इलाहाबाद में। कौथा था? ये चौथा अधिवेशन था। चौथा अधिवेशन 1888 के इलाहाबाद में अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगर ये पूछा जाए, यहीं से अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कोई बता सकता है? भारत का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का?
बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी कब? 1987 में, 1987 में, 1887 में, 1887 में मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी कहां पे? कलकत्ता अधिवेशन में। कहां पे? कलकत्ता में। 1887 में कलकत्ता के अधिवेशन में बदरुद्दीन अली तैयबजी को पहला मुस्लिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया। और आजादी के बाद अगर पूछ लिया जाए कि आजादी के बाद पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था, आजादी के बाद तो कौन था? 1948 में। कौन था? 1948 में कौन था? बताइए, जल्दी से बताइएगा। जयपुर में हुआ, जयपुर में, जयपुर में हुआ था आजादी के बाद, जयपुर में 1948 का। सिताबी पटैया रमैया, सिताबी पटाबी सीता रमैया, पटाबी सीता रमैया, पटाबी सीता रमैया। कहां पे? जयपुर में, 1948 में। आजादी के बाद प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आजादी के बाद पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जयपुर में किसने? सिताबी रमैया है, पटाबी सीता रमैया, जयपुर में। ठीक है, तो यहां से स्क्रीनशॉट ले ले, कई प्रश्न हमने बता दिए आपको। पटाबी सीता रमैया जी। अच्छा, कोई बार बार प्रश्न पूछ रहा है सीएम पीएम की सैलरी। भैया सीएम की सैलरी वही मिलती है जो विधायक की होती है, पीएम की वही होती है जो एक सांसद की होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कुछ चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भी मैंने जस्ट पहले बताया था। जल्दी बताइएगा, आप शेयर भी नहीं करेंगे, आप लोग लाइक भी नहीं करेंगे, अन्य साथियों को बताएंगे भी नहीं। पता नहीं क्यों, क्या कमी रह जाती है। ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग को 6306344367 पर व्हाट्सएप करना होगा। और एक बात, टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्टेज जुड़ेगा इलेनी विद दुर्गेश, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश। देखिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मैंने बता दिया कई बार, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी कहा जाता है। यह अधिवेशन 1885 के बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पे हुआ था? बंबई में। ग्वालियर टैंक, कहां पे? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में था। लिखना चाहते लिख लिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या विद्यालय में यह 1885 का बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 72 प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें ज्यादातर वकील और पत्रकार थे। जिसमें ज्यादातर क्या थे? वकील और पत्रकार थे। ज्यादातर वकील और पत्रकार थे। क्या थे? वकील और पत्रकार सबसे ज्यादा थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, जो आपके पास की पॉइंट लग रहा है कि आपके लिए बढ़िया है वो ले लीजिएगा। ये कितना तैयार करने के लिए सोचिए, कितना हम लोग रगड़ के पढ़ते होंगे, तब जाके इतना तैयार हो पाता है। अगला, लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको भी पढ़ा। लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ? इलेनी विद दुर्गेश सोशल मीडिया पर कहीं सर्च मारेंगे हम मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ? अभी कई बार मैंने ये पढ़ाया। आज ये दिसंबर 1916 में, यहाँ पे तो दिया गया, सीधा सीधा यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे दिखा गया, कहा बार बार बताए। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस का लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन में मिलन हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लिख योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर लखनऊ समझौता को कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग के लिए यह बहुत ही बड़ा सकारात्मक उपलब्धि थी, इसलिए इसका उत्तर ये होगा।
ये मैंने कई बार बताया, आज की क्लास में तो कई बार ये इसका जिक्र हो गया जी, सभी जगह ही लेनी हुई दुर्गेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगले प्रश्न की तरफ। यार थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी क्लास कितनी देर चली? लगभग 1 घंटे हो जाते थे। 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराने में मुझे 1 घंटे का समय लगता है। चलिए आप बताइए इसका उत्तर बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। थकावट लग जाती है लगातार चलाते चलाते। कुओमिंटांग क्या था? कुओमिंटांग क्या था भैया बताइए आप लोग, कुओमिंटांग क्या था? कुओमिंटांग क्या था? नहीं पता? इसको शार्ट में केएमटी कहते थे, केएमटी, कुओमिंटांग को। प्रायः नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चीन की राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में अनुमोदित किया जाता है। यह चीनी गणराज्य की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। अरे यह चीनी फट गया क्या जी, पीछे से लग रहा है। यह चीनी गणराज्य की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यह वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस प्रकार यह चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इसकी स्थापना सन यात-सेन ने, सन यात-सेन चीनी नाम है, चीनी व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। संगठनात्मक कार्यों और विचारधाराओं के आधार पर की गई थी। यह चीनी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रस्ताव और समर्थक थे। ये क्या थे? सन यात-सेन जो थे, यह चीनी राष्ट्रवाद, यह एक चीनी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के प्रस्तावक और समर्थक थे। ठीक है। वह किंग राजवंश को सत्ता से हटाने, कौन? किंग राजवंश को सत्ता से हटाने और गणतंत्र की स्थापना करने समर्थन करने वाले प्रमुख समर्थकों में से एक थे, प्रमुख समर्थकों में से एक थे। इस प्रकार आज की क्लास हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अगर आपको कुछ लगा हो, मैं जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से हूँ और हमारी ऑफलाइन क्लासें जौनपुर में चलती हैं। ऑनलाइन क्लास आप कहीं से पूरे प्रदेश में बैठकर घर बैठे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और यह वीडियो आप हमसे लाइव देख रहे थे और हम आपको लाइव पढ़ा रहे थे, आप हमसे लाइव पढ़ रहे थे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे, और अगर आपको कोई कमियां लगे वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, हमें अवगत करेगा। हम उस कमियों को सुधार करेंगे और ये प्रयास करेंगे आगे से इस प्रकार की कोई कमियां ना होने पाए। और अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो अपने सभी साथियों को बताइएगा, अपने फेसबुक पे पोस्ट करिएगा, अपने फेसबुक पे लिखिएगा, अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे बताइएगा। इसी तरह ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की मैंने सीरीज शुरू किया है और जल्दी मैं और सीरीज शुरू करूंगा। कारण ये होता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं, समस्या प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपके लिए बेहतर करूंगा। मैं कुछ भी हूं, कोई कंडीशन हो, मैं आपके लिए लाइव प्रतिदिन आऊंगा। समस्या खाली नेट धोखा ना दे, कभी लाइट धोखा ना दे, बाकी हम आपके लिए, लेकिन मैं गांव से रहता हूं क्योंकि मेरा शहर थोड़ा घर दूर पर है, लाइट की दिक्कत होती है, आए दिन बिजली की दिक्कत, कभी इंटरनेट की दिक्कत हो जाती है। उसके समय से भले दिक्कत हो जाए, अन्यथा मैं आपको किसी प्रकार की, कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आने दूंगा और मैं अपना बेस्ट आपको दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैं आपको दूंगा आप उसका 50% में तैयार करेंगे। आपको कोई माइकलाल आने वाले किसी भी भर्ती परीक्षाओं में नहीं रोक पाएगा। बस। और क्लास कैसी लगी ये अभी कमेंट करने के बाद, जब ये वीडियो खत्म हो जाया करे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ये लोगों को बताया करिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मेरे बेहतर पढ़ाने से उनकी पता नहीं क्या कटती है, क्या जलती है, कि जाके दूसरे फर्जी आइडियो से फालतू की बातें बोलते हैं, फालतू की बकवास लिखते हैं। उनको आप जवाब स्वयं दिया करिए कि हमारे पास इतना समय नहीं हम उनको जवाब दे पाए, तो आप थोड़ा सा मेरी अगर मदद करना चाहते इतनी मदद क्या करिए, उनको वो जवाब दिया करिए। जिस शब्दों में प्रहार करते हैं उसी शब्दों में आप उन पर जवाब दे दिया करेंगे, तो मुझे इस बात की खुशी मिलेगी कि हमने जो मेहनत किया उसका प्रतिफल आपको मिला। तो किसी के बारे में अगर कहना है दो शब्द तो अच्छा कहना चाहिए, बुरा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है
आपकी वजह से उसका मनोबल टूट जाए, और आपका तो कुछ नहीं जाएगा, सामने वाले को वो अपने आप में हीन भाव महसूस करता है। तो इसीलिए आप किसी को भी कहिएगा तो अपना बेस्ट कहिएगा, बेहतर कहिएगा, कि ये शब्द ही है, ये जुबान ही है, अच्छा भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है। नुकसान दोनों में क्या है कि इससे आप खुद ग्लानि फील करते हैं, और एक से खुद में आप आत्मविश्वास फील करते हैं। तो आप अगर स्वयं से आत्मविश्वास फील करते हैं, इसका मतलब सामने वाला भी आत्मविश्वास फील करेगा। इसलिए अगर कहना ही किसी के लिए दो शब्द अच्छे को, बुरे तो दुनिया कहती है, और आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। हम सुनते नहीं, लेकिन क्या करेंगे, बार बार लोग कमेंट करते हैं, को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। मैं स्वयं कमियों को तलाशता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो कितने लड़के आपकी क्लास पढ़ते हैं। लेकिन मैं उनको क्या जवाब दूँ कि क्या पहले पहले पढ़ने खुद सुधारो, खुद नहीं आता। कभी कभी होता है, पढ़ाते समय मैं भी इंसान हूँ, कोई चीज़ें फॉरगेट हो जाती है, कोई चीज़ें भूल जाती है, इतना कन्फ्यूजन है, तो लोग पहले गलतियों पे जाते हैं, कहते तुम क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे। वो ये नहीं सोचते कि भी तो इंसान है सामने वाला, मैं भी तो इंसान हूँ यार, आपकी तरह मैं भी तो इंसान हूँ। कभी कोई चीज़ फॉरगेट हो जाती है, कभी कोई चीज़ भूल जाती है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन लोग तुरंत कमेंट तो ही कहना है, उनके ऊपर उंगली तो ही उठानी, प्रश्न चिन्ह नहीं तो खड़ा करना है। एक दिन पानीपत का पढ़ा रहे थे, उसमें थोड़ी सी गलती होगी, पानीपत कन्फ्यूजन हो गया। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, तो लोगों ने तुरंत गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा बताइए यार, मैं भी तो इंसान हूँ। क्लास देखिए, पेड क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, फ्री की क्लासेस शाम के 7 से शुरू होती है। 10-15-20 मिनट देरी हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान, इसको लगाना होता है, लाइव करना होता है, सेशन एक बार जल्दी जल्दी इसको पढ़ना पड़ता है, कोई टॉपिक छूटने ना पाए। मैं कितना ज़्यादा बता दूँ, ये बीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीओ की भी क्लास चलती है। ये ऐसा नहीं बीओ के लिए अलग से साइंस आएगी, बीओ के लिए अलग से सोशल आएगी। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार मैंने 15 वीडियो जियोग्राफी बनाया, उसको देखेगा। संविधान को वीडियो बना दिया, ये आज की अगली सीरीज थी। इस प्रकार मैंने बहुत सारी सीरीज आपके लिए बना दी है, आप उसे देखिए। मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को आप अंत तक देखे हैं। और अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से मेरी मेहनत का प्रतिफल उन लोगों तक पहुंचेगा जैसे आप तक पहुंचा। आज आप जाने और लोग भी जाने, आपके मित्र, घनिष्ठ, सगे संबंधी, उन तक भी पहुंचे, ताकि हम अपनी मेहनत का जो सदुपयोग आपके लिए कर सके। और मैं प्रतिदिन आपके लिए लाइव आऊँगा, बस तबीयत खराब ना होने पाए मेरी। बस अभी 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खाना नहीं खाता पूरे दिन, क्यों रात को खाता हूँ, इसी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। मैं पढ़ाते समय इसलिए बात नहीं करता, मैं लास्ट में आपसे बातें कर लेता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको जुड़ना है तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फेसबुक पेज इलेनी बुजुर्गेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप सभी सोशल मीडिया पर इलेनी बुजुर्गेश से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। चले, अरे नहीं, हम थैंक यू बोले कब आपने देखा तो। नहीं, आज ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, कितने बज गए, ज़्यादा रात हो गई ना। अब ज्योग्राफी नहीं पढ़िए, 12 बजने वाले हैं, रात हो गई है। अब रात को भी तो ख्याल करिए, रात की 12 बजने जा रहे हैं, ठीक। तो आप हमें विदा करिए, आप भी पढ़िए। अभी हम भी तो पढ़ेंगे, तब सोएंगे, इतनी जल्दी नींद भी नहीं आने वाली है। और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीबीएस, केवीएस, डीएसएसबी, बीईओ, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए हैं। जो मेरे योग्य है, जिसकी मेरी क्षमता है, वो सभी मैं आपके साथ हूँ, था, हूँ और रहूँगा भी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, हम पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं। चलिए, मेरा सौभाग्य है कि आप हमें 2 साल से पढ़ रहे हैं, वाच कर रहे हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अभी ये पढ़ने के लिए आप इच्छुक हैं, जिन्हें अब मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है। पुनः बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, कम से कम इतना तो करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आप भी 2 साल से, चलिए, मेरा सौभाग्य है कि आप हमें 2 साल से वाच कर रहे हैं। और आप सबके साथ की वजह से आज ये इलेनी बुजुर्गेश का परिवार लगभग 1,60,000 61,000 तक पहुँच गया है। बस ये आप लोग का प्यार, साथ,
की वजह से ही मैं इतना कर पा रहा हूँ और आगे बेहतर करने की उम्मीद है। ठीक है। अच्छा, बंद नहीं हुआ था क्या जी? लाइव क्लास है जी, लाइव क्लास है। कुछ लोग का लाइव क्लास है जी, लाइव क्लास है।